साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट लेवल 1 भाषा फर्स्ट जो हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसमें जो 30 प्रश्न हैं, जिनमें 15 प्रश्न आपकी व्याकरण और 15 शिक्षण विधियों से संबंधित है, उनकी बात करने वाले हैं। तो आपका जो इसमें पहला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। एक निगमन प्रणाली, दूसरा है अव्याकृति प्रणाली, तीसरा पाठ्यपुस्तक प्रणाली, चौथा आगमन प्रणाली। तो आपका जो इसमें उत्तर रहेगा वो है पाठ्यपुस्तक प्रणाली। पाठ्यपुस्तक प्रणाली और सुग्गा प्रणाली एक ही बात है। सुग्गा से यहाँ तात्पर्य तोते से है। तोता जिस प्रकार से रटता रहता है, ऐसा रटने वाली स्थिति पाठ्यपुस्तक में होती है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है पाठ्यपुस्तक प्रणाली। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वह है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट विधि के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? और प्रोजेक्ट विधि, जिसको हम हिंदी में प्रयोजना मेथड भी कहते हैं, प्रयोजना पद्धति, और उसमें एक इसका विकल्प है ड्यूवी और किलपैट्रिक, दूसरा स्टीवेंसन और रिचर्ड्स, तीसरा है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, और चौथा विकल्प है कार्लटन वार्शबर्न। तो इसमें आप सभी को ये बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रोजेक्ट पद्धति का नाम आते ही हमें किलपैट्रिक को याद रखना है। तो आपका जो इसमें जो सही जो उत्तर हो जाएगा वो है ड्यूवी और किलपैट्रिक। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की और नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? इसमें 4 जो विकल्प हैं, स्टीवेंसन, कार्लटन, हर्बर्ट और ड्यूवी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हर्बर्ट। तो ये तो बिल्कुल सीधा रटा रटा प्रश्न है कि जिसको इसका उत्तर पहले से कहीं पढ़ा हुआ है वो कर सकता है, अदरवाइज इसमें भी दिक्कत आती है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है, साध्य नहीं वरन साधन हैं। पुस्तकें शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य हैं। अध्यापन हेतु साध्य व एवं साधन हैं। साधन कम साध्य अधिक है। तो देखो, साध्य और साधन के अर्थ को हमें समझना है। साधन उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लें, और साध्य यानी जो वस्तु जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो पुस्तकें हमारे सीखने के लिए एक साधन हैं। तो पुस्तकें साधन हैं, साध्य नहीं है। तो इसका जो आपका उत्तर रहेगा वो प्रथम विकल्प ही इसका है कि साध्य नहीं वरन साधन है। तो इसका ये उत्तर आपका हो जाएगा ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। श्रव्य दृश्य यानी ऐसा साधन जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और इसके जो 4 विकल्प हैं, रेडियो, अभिनय, श्यामपट, पोस्टर। तो बड़ा सरल सा प्रश्न है इसमें। देखो, रेडियो केवल आपके सुनने के काम आता है, श्यामपट केवल देखने के और पोस्टर भी देखने के। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो है आपका अभिनय। अभिनय जब करते हैं तो उसमें हम देखते भी हैं उसे और सुनते भी हैं। तो ये आपका इसमें विकल्प हो जाएगा अभिनय। अब आप यहाँ ये नहीं समझेंगे कि पढ़ाई में अभिनय का क्या काम होता है। एक हमें नाटक विधि भी इसमें चलती है। तो इसका उत्तर आपका अभिनय हो जाएगा। अगला जो विकल्प है, अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे हम, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष से या उपमान उपमेय का संबंध हो वह है। इसमें है एक तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, ये परिभाषा से प्रश्न आया है और इसका आपका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से संबंध या उपमान उपमेय संबंध होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। और इसके विकल्प हैं परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। अब देखेंगे साथियों, इसमें जो साहस शब्द है वास्तव में ये कोई विशेषण नहीं है। साहस तो भाववाचक संज्ञा होता है। लेकिन फिर भी यदि हमें यहाँ पर किसी विकल्प को चयन करना है तो हम इसका उत्तर करेंगे गुणवाचक विशेषण।
क्योंकि साहस गुणवाचक विशेषण नहीं होता है, साहस तो भाववाचक संज्ञा है, साहसी गुणवाचक विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि ये डिलीट हो जाए, लेकिन हमें यहाँ पर जो विकल्प एक बार परीक्षा की दृष्टि से हमें कुछ करना है तो हम गुणवाचक विशेषण करेंगे, क्योंकि गुणवाचक इसके बिल्कुल नज़दीक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। उदाहरण चिन्ह जो जिसको हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, और ये किसी की भी कही हुई बात को वैसा का वैसा लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें A, B, C और D 4 विकल्प हैं, तो बहुत ही सरल है। इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा आपका B। इसमें उदाहरण चिन्ह बना हुआ भी है, किसी की कही हुई बात को वैसा का वैसा लिखने के लिए। अगला देखेंगे, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिसने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। और इसके जो 4 विकल्प हैं, वाश, बर्न, डेकार्ली, फ्रोबेल और मॉन्टेंसरी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है फ्रोबेल। देखो, फ्रोबेल जो हैं वो शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जनक माने जाते हैं। किंडरगार्टन में यही होता है कि बच्चे को एक बाग बगीचे के माध्यम से उसको सिखाना है। जिस प्रकार से बाग में पौधों को पाला जाता है, उनको बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से का विद्यालय भी एक बाग की तरह है, और उसमें जो अध्यापक होता है वो माली की तरह होता है, और बच्चे उस पौधे के समान होते हैं जिसकी देखभाल वहाँ की जाती है। तो फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि के जनक हैं और इनका ही ये कथन है। अगला देखेंगे प्रश्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। बेसिक शिक्षा जिसे हम हिंदी में बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, और इसमें देखो क्या क्या 4 जो विकल्प हैं। पहला है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना, खेल के माध्यम से शिक्षा देना। तो इसका जो आपका जो उत्तर रहेगा वो है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना। महात्मा गांधी जी मातृभाषा के पक्ष में थे कि अगर मातृभाषा में बालक को शिक्षा दी जाएगी तो वो बहुत अच्छे से सीख सकेगा। इसके बाद में अगला देखेंगे, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, आपने पढ़ा भी होगा जब प्रश्न पत्र हल किया, उसी से संबंधित हम बात करेंगे। पहला आपका प्रश्न, देश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही सरल है। देश के जो 4 विकल्प हैं, वास्तव, अटवी, सदन और राष्ट्र। तो इसका बहुत ही सरल है, इससे सरल प्रश्न को शायद मिलेगा भी नहीं, और इसका उत्तर होगा राष्ट्र हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है वो है, देखेंगे, उत्तम का विलोम है, और इसमें 4 विकल्प हैं, अगम, अधम, उच्च, अज्ञ। और उत्तम का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। अधम यानी नीच होता है। इसके बाद में अगला देखेंगे, अपने हित के लिए किया जाने वाला कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपने हित के लिए, अपने हित मैंने खुद के लिए, परोपकार, दूरदर्शी, स्वार्थ, अक्षम्य। तो अपने हित के लिए जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्वार्थ। तो बहुत ही सरल है, अपने ही अर्थ के लिए, अपने ही कार्य के लिए करना स्वार्थ कहलाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, विद्वेष शब्द में उपसर्ग हैं। इसमें देखो द्वेष शब्द है, द्वेष, और उसके क्या जुड़ा हुआ है, वि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो आपके जो 4 विकल्प उसमें वी बड़ी मात्रा है, विद और वह। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी। देखो इसमें जो वी बड़ी मात्रा है वो कभी भी उपसर्ग में उत्तर होगा ही नहीं। तो इसका वी और द्वेष, इसके द्वेष शब्द जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, यथाशक्ति शब्द में, यथाशक्ति जो शब्द है उसमें समास का कौन सा प्रकार है, अविभाव समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और कर्मधारय। तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, यथा जो शब्द है, यथा वो एक अव्यय होता है, और ये संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, और अव्यय होने के कारण यथा शब्द का जहाँ भी प्रयोग हो जाए और उसका जो उत्तर आपका हो जाएगा वो अविभाव समास। तो इसका आपका विकल्प रहेगा ए, अविभाव समास आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, यानी हम किससे बोल सकते हैं, शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। इन 4 विकल्पों में से देखो, शुद्ध वर्तनी में हम केवल लिखना सीखते हैं, सुलेख में भी लिखते हैं, श्रुतलेख में हम सुनकर लिखते हैं, और आशुभाषण क्या होता है कि आशुभाषण में हम कहीं भी रहते हैं मान लो, और वहाँ अचानक हमें कुछ बोलना पड़ गया, वहाँ भाषण देना पड़ गया, तो वो कहलाता है आशुभाषण। तो आपका इसका जो उत्तर रहेगा, आशुभाषण बोलने की योग्यता है। कहीं भी बैठे हैं, अचानक किसी ने हमारा नाम बोल दिया और हमें वहाँ बोलना पड़ गया बिना किसी तैयारी के, तो वो कहलाता है आशुभाषण। आशु करता है शीघ्र, उसी समय। इसके बाद देखेंगे, अगला प्रश्न है, रेडियो अधिगम सामग्री है।
रेडियो, रेडियो किस प्रकार की अधिगम सामग्री है, किस प्रकार की सीखने की सामग्री है? दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य अधिगम सामग्री, इनमें से सभी। तो इसमें आपका बहुत ही सरल उत्तर है कि रेडियो जो है केवल सुनने के काम आता है और इससे सुनकर ही हम कुछ सीख सकते हैं। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा इसमें वो है श्रव्य अधिगम सामग्री, यानी सुनकर हम इसमें सीखते हैं। अगला देखेंगे, ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? यानी ध्वनि का, शब्द का, वाक्य का, इन सब का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? और इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी ज्ञान दिया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है। तो ज्ञानात्मक आपका उद्देश्य इसमें रहेगा। अपने बीएड में भी कई प्रकार के उद्देश्य पढ़ेंगे, ज्ञान, अवबोध, कौशल, ज्ञानोपयोग, इस तरह से। तो एक ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है वो इसका आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक श्यामपट्ट, कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे उसी प्रकार अक्षर बनाएं, यह विधि है। इसमें एक है पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि और जैक्टॉट विधि। तो इसमें आपका जो उत्तर रहेगा वो है अनुकरण विधि। अनुकरण में ये स्वतंत्र अनुकरण होता है। स्वतंत्र अनुकरण का एक प्रकार है स्वतंत्र अनुकरण, जिसमें हम बच्चा क्या करता है, देखता है और लिख देता है। बाकी पेस्टोलॉजी विधि, मोंटेसरी और जैक्टॉट विधि में इस प्रकार का कार्य नहीं होता है। इनमें किसी में टुकड़े में अक्षर होते हैं, गोले से शब्द अक्षर बनाए जाते हैं, किसी में इसको अंगुली घुमाई जाती है, मतलब इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो अनुकरण विधि है, इसमें जो स्वतंत्र अनुकरण, इसका एक भेद है। उसमें जो लिखा हुआ होता है श्यामपट्ट पर, उसको कॉपी में या स्लेट में देख देख के अनुकरण करके उसका उसमें लिखते हैं। तो इसका सही विकल्प, सही उत्तर रहेगा अनुकरण विधि। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण और रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं? अब आप देखेंगे बहुत सारे विकल्प होते हैं। बहुत सारे विकल्प किस में होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में होते हैं। सही गलत में भी हम क्या करते हैं, ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये भी वस्तुनिष्ठ, यानी दो में से हमारे पास एक, हम कभी सही और कभी गलत उत्तर करते हैं। तो इस प्रकार का जो है, तो इससे हम किस प्रकार का ये प्रश्न का प्रकार हो गया। इसमें देखो 4 जो विकल्प हैं, लघुत्तर प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से सभी। तो आपका जो उत्तर रहेगा इसमें कौन सा रहेगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, वैसे ही वस्तुनिष्ठ होते हैं। अगला देखेंगे, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। देखो 4 मुहावरे दिए हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की गलती की हुई है। अब कौन सा ऐसा एक विकल्प है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है? पहला विकल्प, सुरेश की तो अक्ल मर गई। तो देखो अक्ल मर गई नहीं होता, अक्ल मारी गई होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, तो दम फूलने लगा नहीं, दम घुटने लगा, ये हो सकता है। तीसरा देखो, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है कि लाल पीले हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं एक दूसरे पर। चौथा भी देख लेंगे, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई, नाक झुक गई नहीं, नाक कट गई, इस तरह से होता है। तो आपका इसका जो सही जो उत्तर रहेगा वो है इसमें सी, यानी इसमें दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। देखो इस प्रकार का प्रश्न हमने कभी आज तक पढ़ा नहीं है, तो मुझे जहाँ तक इसमें लग रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की जो टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है कि हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग नहीं होते। मनुष्य अंग किसी भी प्रकार से नहीं होते। हमारा ध्यान हो सकता है उच्चारण स्थान की तरफ चला जाए, तो उच्चारण स्थान यहाँ पे नहीं, तो हमारे सिलेबस में ऐसा पाठ्यक्रम में कि उच्चारण स्थान थे न ऐसा कुछ है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है कि वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे यहाँ लग रहा है कि वाक्य के अंग पूछे गए हों, वाक्य के प्रमुख अंग पूछे गए हों या अंग पूछे गए हों, तो इसमें 2 उत्तर हो सकता था। तो इस प्रश्न का जहाँ तक मेरा मानना है कि इसको रद्द किया जा सकता है, इसको डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य अंग कुछ नहीं होते हैं। हाँ, प्रमुख अंग हो सकते हैं या वाक्य के अंग पूछे जा सकते हैं। तो वाक्य के अंग आते तो उद्देश्य और विधेय 2 होते, लेकिन अब आपको यहाँ पर कोई ना कोई विकल्प करना है, क्योंकि आपको तो पूरे के पूरे 150 प्रश्न करने हैं। तो आप अगर इस तरह का कोई उत्तर करें तो आप प्रमुख अंग के हिसाब से इसका उत्तर आप 2 भी कर सकते हो। बाकी इसका ये प्रश्न मेरे हिसाब से तो डिलीट होने वाला है। अगला देखेंगे, खुद श्रीमान बैंगन खाएं,
औरों को परहेज बताएं। लोकोक्ति का सही अर्थ है, बिल्कुल लोकोक्ति दे रखी है, खुद श्रीमान बैंगन खाएं, औरों को परहेज बताएं, मतलब खुद तो काम कर रहे हैं गलत और दूसरों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। तो देखेंगे इसके 4 विकल्प में से उत्तर। कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता, बैंगन खाने के नुकसान बताना, उपाय वही अच्छा जो कारगर हो, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। तो यही आपका जो सही उत्तर है, बिल्कुल सभी का सही हुआ होगा ये, कि केवल दूसरों को सलाह देना और उसे व्यवहार में न लाना, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, परोपकार में किस संधि का प्रयोग है। देखो परोपकार शब्द है, बहुत ही सरल है, पर धन उपकार शब्द के योग से बना है और यहाँ पे ओ की मात्रा भी आ रही है। तो आपको बिल्कुल यूँ क्लिक हो जाना चाहिए कि ओ की मात्रा यानी एक मात्रा या तो एक ही या ओ की संधि में होती है। तो वृद्धि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, चारों ही इसमें स्वर संधि के भेद दिए हुए हैं और जिसमें एक मात्रा आती है वो आपका उत्तर कौन सा होता है, गुण संधि। तो आपका बिल्कुल सरल सा प्रश्न है कि गुण संधि परोपकार में, पर धन उपकार, ये आपका संधि विच्छेद रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने नहीं दिया जाता था, उक्त वाक्य किस प्रकार का है। तो 4 विकल्प हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य। तो इसमें आप देखेंगे मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। तो इसमें आपका देखो की जो वर्ड है की, ये की आपको बिल्कुल क्लिक करना है। की एक तरह से कीवर्ड है यहाँ पर, इसको की जहाँ पर आ जाता है वो हमारा वाक्य का कौन सा भेद होता है, वो है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जो एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य जो होता है उसके जो भेद होते हैं उनमें से एक है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में ये क्या होता है, की का प्रयोग किया जाता है। अगला जो देखेंगे जो 56 नंबर प्रश्न है, आपका जीवन सुखमय हो अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है। इसमें जो आपके विकल्प हैं, विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतार्थक, आज्ञावाचक। तो आपके जो 4 इसमें विकल्प हैं उनमें से इसका जो आपका सही उत्तर रहेगा वो है इच्छावाचक। क्योंकि देखो आपका जीवन सुखमय हो, आपकी लंबी उम्र हो, भगवान आपको पास कर दे, उत्तीर्ण कर दे, आपकी शादी हो जाए, आप सौभाग्यवती हों, इस प्रकार के जो विचार हैं, भाव हैं, वो क्या होते हैं, ये वक्ता की इच्छा होती है, वक्ता का आशीर्वचन होता है, उसका शुभाशीष होता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो इस पैसेज के बाद पद्यांश के बाद है, गद्यांश के बाद, विद्वान का स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सरल है, आपको इस पद्यांश की देखने की आवश्यकता नहीं थी। महिषी, विदुषी, ज्ञानी और विभूषी। तो ये केवल विदुषी और विभूषी घुमाने के लिए है, बाकी विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होता है, वो होता है विदुषी होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती कराई गई है, माइनर। इसमें देखो पुरुषों, तो ये पुरुषों करा हुआ है जबकि पुरुषों होता। यहाँ पे रे के साथ जो ऊ की जो मात्रा थी उसको हटा दिया गया, और अगर हमने ध्यान जरा सा इस पर नहीं दिया तो हो सकता हम इसको कर दें। तो पुरुष तो पुरुषों आता, ये पुरुषों कर दिया, इसमें रे के साथ ऊ की मात्रा को हटा दिया, इसलिए ये विकल्प गलत है। पुस्तक, पुस्तकें, ये बिल्कुल सही लग रहा है। साथी, साथियाँ, साथियाँ नहीं होता, साथियों होता है, साथियों, इसलिए ये भी सही नहीं है। स्त्री का महिला तो हो ही नहीं सकता, स्त्रियाँ होता। तो आपका यहाँ पर जो उत्तर रहेगा वो रहेगा पुस्तक से पुस्तकें। इसके बाद में अगला जो देखेंगे, उद्यत शब्द का सही अर्थ है, और इसमें एक विकल्प है अनुपम, व्याकुल, तैयार और परिश्रमी। 4 विकल्प है अनुपम, व्याकुल, तैयार और परिश्रमी। तो इसका जो उद्यत का अर्थ है वो है आपका तैयार। अब आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसके जो पैराग्राफ जो ऊपर है उसको भी आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो एक बार आप इस पैराग्राफ को देखेंगे जहाँ पे आपको ये वाक्य मिलता है, देखेंगे इसमें देखो यहाँ पर देखेंगे कवि, दार्शनिक, विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के रहस्यों की बात था ली है। देखो यहाँ देखेंगे, और सदा उनकी बातें सुनने को, उनकी शंकाओं का समाधान करने को उद्यत रहते हैं। यहाँ देखेंगे उद्यत रहते हैं, तो उद्यत रहना मतलब तैयार रहना। तो कोई कि बड़े बड़े महात्मा हैं जिन्होंने गूढ़ रहस्यों की थाली है, सदा बातें शंकाओं का समाधान करते रहते हैं, और इसमें देखो यहाँ पे क्या उद्यत रहते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं यहाँ। तो उद्यत का मतलब वो तैयार रहते हैं। तो ये आपका जो है
इसमें जो उत्तर रहेगा वो रहेगा इसमें तैयार। तो इसमें आपका सी जो विकल्प है तैयार वाला बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे आप, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसी वाक्य को यहाँ ले लिया। वाक्य में कौन सा काल है? तो वाक्य में कौन सा काल है? बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। रहते हैं मतलब जो काम बार बार करते रहते हैं। तो इसका देखेंगे आप, तो इसमें अच्छे से इसको देखेंगे कौन सा हमारा उत्तर इसमें नहीं हो सकता। तो पहले देखो इसमें जो है सामान्य भूतकाल, तो ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि भूतकाल तो इसमें है ही नहीं। सामान्य भविष्य काल ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि भविष्य की कोई बात इसमें नहीं करें। अब वर्तमान काल के केवल दो विकल्प हैं, संभाव्य वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। अगर किसी को वर्तमान काल के भेद अच्छे से पता है तो ये देखेंगे कि संभाव्य वर्तमान काल कोई भेद होता ही नहीं है। तो आपका जो विकल्प उत्तर रहेगा वो रहेगा सामान्य वर्तमान काल। ये सीधा सीधा ये वाक्य है। तो इसके साथ ही अपने जो हमने 31 से लेकर 60 तक जो प्रश्न किए उनको मैंने कोशिश की है कि आपको इनके उत्तर बताए जाएं। और शिक्षण विधि के किसी प्रश्न में हो सकता है बाई चांस कोई संदेह हो, बाकी कोई विशेष बात नहीं है और बहुत ही सरल ये आपका प्रश्न पत्र था। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।